अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई मुझे बता सके कि लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, जो हमने एंड किया था, वहां पर क्या टॉपिक हमने किया था एंड? सर लास्ट हमने पॉलीमराइजेशन स्टार्ट की थी, हमने नायलॉन कर लिया था और केवलार का स्ट्रक्चर भी कर लिया था सर। पॉलीमराइजेशन हमने की थी और पॉलीमराइजेशन में ओके, तो पॉलीमराइजेशन में हमने और क्या किया था? आपने कहा कि हमने होमोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर कर लिया था और एडिशन पॉलीमराइजेशन की ऑफ कोर्स एग्जांपल करवा दी होंगी। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपने पॉलीमाइड्स, पॉलिएस्टर, पॉलीपेप्टाइड्स, आपने कहा कि नायलॉन 6 का कर लिया था और केवलार कर लिया था, ऐसा ही है। अच्छा, आफ्टर केवलार ये जो आपके सामने मैंने एक और पॉलीअमाइड बनाया है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6। इसके लिए जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं ये है 6 अमाइनो हेक्सेनोइल क्लोराइड। इस मॉलिक्यूल में आप देखें अमाइनो ग्रुप और एसाइल क्लोराइड एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद है। तो जब ये मॉलिक्यूल कंबाइन होगा विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ 6 अमाइनो हेक्सेनोइल क्लोराइड, तो इस एसाइल क्लोराइड का Cl दूसरे मॉलिक्यूल के अमाइनो ग्रुप के H के साथ मिलकर HCl बना देगा और इस जगह से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी CO जो है वो N के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये CO और N के दरमियान अमाइड लिंकेज बनेगा। और ये जो नेक्स्ट COCl है ये इससे अगले मॉलिक्यूल के अमाइनो ग्रुप के साथ मिलेगा एंड अनदर अमाइड लिंकेज इज फॉर्म। इस तरह ये एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल नायलॉन 6 कहलाता है एंड इट हैज पॉलीअमाइड लिंकेज। इसमें पॉलीअमाइड लिंकेज है एक बात, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक हमने जितने कंडेंसेशन पॉलीमर्स देखे थे वो सारे के सारे जो है वो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपॉलीमर। नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो के होमोपॉलीमर की एग्जाम्पल। नायलॉन 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर और ये भी आपके सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है, लिहाजा आपको नायलॉन 6 बनाने का तरीका आना चाहिए। लेकिन नायलॉन 6 जो है वो होमोपॉलीमर है क्योंकि ये आइडेंटिकल मोनोमर्स आपस में लिंक कर रहे हैं टू मेक अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। ये आइडेंटिकल मोनोमर्स आपस में मिलकर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। एक मॉलिक्यूल का, एक मोनोमर का एसाइल क्लोराइड का Cl और दूसरे मॉलिक्यूल के अमाइनो ग्रुप का H, ये मिलकर HCl बना रहे हैं, कंडेंसेशन हो रही है और यही पैटर्न थ्रू आउट चलता रहेगा चेन में, यही पैटर्न थ्रू आउट चेन में चलता रहेगा। ठीक है जी, ये पैटर्न थ्रू आउट चलता रहेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये पॉलिएस्टर्स की एग्जांपल है। मैंने आपको कहा था कि ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन 3 होती हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है।
एक पॉलीअमाइड लिंकेज बनता है, एक में पॉलीएस्टर लिंकेज बनता है और एक पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बनता है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं ये पॉलीएस्टर की एग्जांपल है, और पॉलीएस्टर की ये एग्जांपल जो है इसे हम टेरेलीन कहते हैं। पॉलीएस्टर की इस एग्जांपल में जो कंपाउंड बनता है ये टेरेलीन कहलाता है। एंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पॉलीएस्टर वी नीड टू हैव एसाइल क्लोराइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कंबाइन होता है विद अल्कोहल। जब एसाइल क्लोराइड या कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ मिलते हैं तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज पॉलीएस्टर्स। और इसकी एक एग्जांपल जो कि ऑफिशियली टेरेलीन का स्ट्रक्चर है वो मैंने कंपाउंड आपके सामने लिखे हैं दो। ये डाइऑयल क्लोराइड है। अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो ये जो मोनोमर है, दो मोनोमर यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये मोनोमर जो है इसका नाम है हेक्सेन 1,6 डाइऑयल क्लोराइड। हेक्सेन 1,6 डाइऑयल क्लोराइड है, और ये है हेक्सेन 1,6 डाइऑल। ये हेक्सेन 1,6 डाइऑल है। कॉन्सेप्ट वही रहा जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एसाइल क्लोराइड का Cl दूसरे मॉलिक्यूल के OH के H के साथ मिलेगा, HCl एलिमिनेट होगा, और यहां से जो बचा हुआ CO है और जो यहां से बचा हुआ O है ये आपस में मिलकर एस्टर लिंकेज जनरेट करें। और अब ये कंटिन्यूएशन वैसी ही रहेगी, 1,2-1,2 कॉम्बिनेशन चलेगा, यानी कि डाइऑयल क्लोराइड के साथ डाइऑल, फिर डाइऑल के साथ डाइऑयल क्लोराइड, फिर डाइऑल, फिर डाइऑयल क्लोराइड, फिर डाइऑल। इस तरह से कॉम्बिनेशन चलेगा 1,2-1,2-1,2 एंड अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। और ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ टेरेलीन। ये टेरेलीन का स्ट्रक्चर। अगर आपको एग्जामिनर कहता है टेरेलीन का स्ट्रक्चर बनाए तो वो ये है, ये एक रिपीटिंग यूनिट है टेरेलीन का। और टेरेलीन जो है ये भी आपके सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है। नायलॉन 6,6, नायलॉन 6, केवलार और टेरेलीन, ये चारों जो मैंने आपको बताए स्ट्रक्चर्स ये आपके सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट हैं। इनके स्ट्रक्चर्स आपको डायरेक्टली बनाने के लिए आ सकते हैं। और बाकी इन जनरल आपको कोई भी पॉलीएस्टर, कोई भी पॉलीअमाइड, कोई भी पॉलीपेप्टाइड का मोनोमर या पॉलीमर के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। अब आप देखिए अगली एग्जांपल जो मैंने ली है पॉलीएस्टर की, इस एग्जांपल में इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने स्केलेटल फार्मूला यूज किया है। ये पहला कंपाउंड जो है डाइऑयल क्लोराइड, इट कंटेन 4 कार्बन, और जो दूसरा कंपाउंड है डाइऑल, डाइऑल कंटेन्स 2 कार्बन एटम। ये आप देखिए ये 2 कार्बन एटम है, एक ये रहा एक ये रहा, और ये 4 कार्बन एटम का डाइऑयल क्लोराइड है। तो जब डाइऑयल क्लोराइड कंबाइंस विद डाइऑल तो अब रिजल्ट क्या आता है कि यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, और ये वाला CO जो है ये अल्कोहल के O के साथ कंबाइन होगा और ये एक एस्टर लिंकेज फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर डाइऑयल क्लोराइड कंबाइंस विद डाइऑल। अब डाइऑल के बाद नेक्स्ट फिर डाइऑयल क्लोराइड आएगा और फिर डाइऑल आएगा। इस तरह से ये एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनेगा। ये इस वक्त आपके सामने जो शोन है ये 1 रिपीटिंग यूनिट है, ये 1 रिपीटिंग यूनिट है, क्योंकि अब इसी तरह के रिपीटिंग यूनिट कंटिन्यू करेंगे। और इन जनरल ये पॉलीएस्टर है क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाने के लिए एस्टर लिंकेज यूज हुआ है। इन ऑर्डर टू मेक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल यहां पर एस्टर लिंकेज जो है वो यूज हुआ है। बहरहाल ये एक रिपीटिंग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगली एग्जांपल में आप देखिए
एक छोटा सा कंफ्यूजन जनरेट करने की कोशिश की है। ट्राई टू राइट डाउन, लिखें, फिर मैं शो करता हूं स्ट्रक्चर आपको। ट्राई टू राइट डाउन वन रिपीटिंग यूनिट। आप इन दोनों मॉलिक्यूल को कंबाइन कर रहे हैं और आपने बताना है कि इसका एक रिपीटिंग यूनिट जो है वो क्या बनेगा। वन रिपीटिंग यूनिट। अच्छा जी, अब देखिए इसमें एक जो कंफ्यूजन जनरेट करने की कोशिश की गई है वो ये है कि यहाँ पर आपको 3 जगह पे CO नजर आ रहा है, लेकिन एक टर्मिनल पे COCl है, दूसरे टर्मिनल पे COCl है, और ये जो दरमियान वाला CO है ये कीटोन है। ये पॉलिएस्टर लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसलिए जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, देखें, जब आप वन रिपीटिंग यूनिट लिखेंगे तो ये वाला CO का Cl अगले अल्कोहल से रिएक्ट करेगा और ये वाला CO जो है वो नेक्स्ट अल्कोहल के H के साथ मिलकर ये एस्टर लिंकेज फॉर्म कर रहा है, और बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज आ गया। तो ये एक कंप्लीट रिपीटिंग यूनिट हो गया। अब एज इट इज रिपीटिंग यूनिट चलता रहेगा, लेकिन ये दरमियान वाला जो CO है ये एज इट इज चलेगा, इसका एस्टर लिंकेज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। कोई अगर कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, अब आ जाइए अगली एग्जांपल पर। ये अगली एग्जांपल जो है, ये वाले जितने मैंने पॉलीमर करवाए आपको ये हेट्रोपॉलीमर की एग्जांपल थे। अगली एग्जांपल जो है ये होमोपॉलीमर की एग्जांपल है। इसलिए कि आप देख सकते हैं कि ये 2 कार्बन का कंपाउंड और ये भी 2 कार्बन का कंपाउंड, एक कार्बन पे एसाइल क्लोराइड और एक कार्बन पर OH। तो एक मॉलिक्यूल का एसाइल क्लोराइड का Cl दूसरे मॉलिक्यूल के अल्कोहल के H के साथ मिलेगा और ये इस तरह से आपस में एस्टर लिंकेज फॉर्म करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर भी पॉलिएस्टर की एग्जांपल है, लेकिन ये एग्जांपल है होमोपॉलीमर की, क्योंकि अब ये आइडेंटिकल मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं। ये पॉलिएस्टर है, लेकिन ये पॉलिएस्टर होमोपॉलीमर की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें आइडेंटिकल मोनोमर्स मिलकर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से अब आप देखिए अगली एग्जांपल में ये मॉलिक्यूल जो है ये भी एसाइल क्लोराइड के साथ OH मौजूद है और यहां पर भी एसाइल क्लोराइड के साथ OH मौजूद है, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि होगा तो रिएक्शन यहां पर कि इसका एसाइल क्लोराइड का Cl दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ मिलेगा और एस्टर लिंकेज फॉर्म होगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। ऑल्दो बोथ कंटेन एसाइल क्लोराइड, बोथ कंटेन OH, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, इसलिए इनका जो पॉलीमर बनेगा वो हेट्रोपॉलीमर बनेगा। ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये हेट्रोपॉलीमर बनेगा। ये मॉलिक्यूल हेट्रोपॉलीमर बनेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरह की एग्जांपल्स पास पेपर में भी मौजूद हैं और वैसे भी बुक में आप जब देखेंगे तो आपको कुछ और एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, उनको आपने जरूर ट्राई करना है।
अब फाइनली मैं आता हूं, जो थर्ड टाइप ऑफ लिंकेज थी वो पॉलीपेप्टाइड है। ऑल्दो के पॉलीअमाइड एंड पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस सेम होती हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीअमाइड को हम दो अलग तरह से डिस्कस करते हैं। पॉलीपेप्टाइड जो होती है, इससे पहले जब हमने अमाइनो एसिड का टॉपिक किया था तो आपको मैंने पॉलीपेप्टाइड के बारे में भी और इन जनरल पेप्टाइड लिंकेज के बारे में भी बताया था। आपको बताया था कि अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स जब आपस में लिंक होते हैं तो अमाइनो एसिड का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और अमाइनो एसिड हमेशा अपने आर ग्रुप के लिहाज से डिफर करते हैं। अमाइनो एसिड में एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और कार्बन नंबर 2 पर अमाइनो ग्रुप होता है, और फिर ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी का मतलब ये है कि डेटा बुकलेट में आपको आर ग्रुप का की डिटेल्स गिवन है और उससे रिलेटेड उनके नाम भी गिवन है। अच्छा जी, अब यहां पर आप देखिए कि ये दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं, और ये दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये फॉर्म कर रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज, और जब ये मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनेगा तो ये पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन में होता यह है कि सिंपली अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में लिंक करते हैं। एक अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल का OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 का H, ये आपस में लिंक करते हैं, और इस तरह से पहले डाइपेप्टाइड, फिर ट्राइपेप्टाइड, और फिर ये टेट्रापेप्टाइड, एंड फाइनली ये पॉलीपेप्टाइड बनता है, यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेजेस। तो ये एक जनरल फॉर्म है पॉलीपेप्टाइड को रिप्रेजेंट करने की। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्म में लेके जा रहा हूं। अब देखिए, आप सवाल क्या है कि पार्ट ऑफ पॉलीमर इज गिवन टू यू एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई मोनोमर्स यूज्ड टू मेक दिस पॉलीमर। अब ये क्वेश्चन उल्टा है कि आपको पार्ट ऑफ पॉलीमर गिवन है और आपको इसके मोनोमर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कौन कौन से मोनोमर यूज हुए हैं। इस किस्म के तमाम क्वेश्चंस जब आपको एग्जाम में आएंगे कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर गिवन होगा और उससे आपको मोनोमर के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, तो इस तमाम केसेस में तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो पॉलीमर आपको गिवन है ये क्या है। ये पॉलीअमाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, या पॉलीएस्टर है। तो आपको यहां नजर आ रहा है कि ये पॉलीअमाइड लिंकेज है। यहां पर इसका तरीका आइडेंटिफाई करने का ये होता है कि जिस जगह पर अमाइड लिंकेजेस हैं, अपनी आसानी के लिए वहां से उसको कट कर दीजिए। कट करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि जब अमाइड लिंकेज बनता है तो एक तरफ से H आता है, एक तरफ से OH आता है, या Cl आता है। तो जब आपने यहां से मॉलिक्यूल को कट किया और ये सेकेंड अमाइड लिंकेज है, यहां से मॉलिक्यूल को कट किया, तो ये दरमियान से पूरा पार्ट आ गया, ये मोनोमर सेलेक्ट हो गया। ये दरमियान से आपने पूरा पार्ट पिक करना है। ये मैंने पूरा पार्ट पिक कर लिया, और दोनों CO के साथ आपने Cl लगा देना है। दोनों CO के साथ आपने Cl लगा देना है। ये डाइऑयल क्लोराइड हो गया। और जब आपने यहां से पेप्टाइड लिंकेज को कट किया तो ये एक और मॉलिक्यूल जनरेट हो गया दरमियान से। ये आपने मॉलिक्यूल एज इट इज लिखा, और दोनों NH के साथ आपने H बढ़ा दिया। NH के साथ H ऐड हो जाएगा और CO के साथ Cl लग जाएगा। जहां जहां पर आपको पॉलीमर के अंदर पेप्टाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज या एस्टर लिंकेज नजर आए, वहां से आप मॉलिक्यूल को कट कीजिए, और जिस जगह पे CO है वहां पे Cl लगा दीजिए, और जहां पर NH है वहां पर NH2 कर दीजिए। इस तरह से आपके मोनोमर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आपके मोनोमर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, ये एक और एग्जांपल है जो मैंने स्केलेटल फॉर्म में लिखी है।
अब अगली जो एग्जाम्पल है ये पॉलिएस्टर की एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि सी डबल बॉन्ड ओ ओ लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज है। अगर एस्टर लिंकेज है इसका मतलब है कि ये पॉलिएस्टर है, और इसमें भी तरीका वही होगा कि जहां से एस्टर लिंकेज है वहां से मॉलिक्यूल को आप कट करते जाइए। जहां जहां पर एस्टर लिंकेज है वहां से आप मॉलिक्यूल को कट करते जाइए। तो जब आपने यहां से कट किया, एक कट यहां से किया, तो अब ये दरमियान में एक दो कट के दरमियान एक मॉलिक्यूल जनरेट हो गया। दो कट के दरमियान एक मॉलिक्यूल जनरेट हो गया, और ये मॉलिक्यूल क्या जनरेट हुआ? ओ, और फिर कॉर्नर, फिर चेन सीओ। तो मैंने कहा था कि सीओ के साथ आपने सीएल लगाना है और ओ के साथ आपने एच लगाना है। सीओ के साथ आपने सीएल लगाना है और ओ के साथ आपने एच लगाना है। ये एक मॉलिक्यूल हो गया। और फिर आपने नेक्स्ट जब यहां से कट किया तो ये सेकंड मॉलिक्यूल जनरेट हुआ। इसमें भी सीओ के साथ सीएल और यहाँ ओ के साथ एच आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 ये दोनों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साइड चेन जो है वो एक कार्बन की है और यहाँ पर जो चेन है वो 2 कार्बन की है। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो पॉलीमर है वो हेट्रोपॉलीमर की एग्जाम्पल है। ऊपर वाला जो पॉलीमर है वो हेट्रोपॉलीमर की एग्जाम्पल। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और मैं एक और एग्जाम्पल जनरेट करता हूं। अच्छा जी, अब ये एक और एग्जाम्पल है। अब आपको इस एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई करने हैं मोनोमर्स। क्विकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि यहां पर मोनोमर्स क्या होंगे। ओके जी, अब आप देखें यहां पर ये CON, यहां पर एक लिंकेज है, यहां से हमने कट डाउन किया। एक CON यहाँ पे लिंकेज है, यहां से कट डाउन किया। तो एक मॉलिक्यूल हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CO है। तो CO के साथ आप चाहे Cl लगा दें या OH लगा दें, और NH के साथ NH2 आ जाएगा। तो ये हमने एक पार्ट यहां से आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे CO लिखा हुआ है और लॉजिकली CO के बाद लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ NH होगा। तो ये अब आपका सेकेंड मॉलिक्यूल जनरेट हो गया, और इस सेकेंड मॉलिक्यूल में NH के साथ NH2 हो जाएगा और CO के साथ Cl आ जाएगा। ये हमने गिवन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर से दो मोनोमर्स आइडेंटिफाई किए
कि जो गिवन पॉलीमर को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए होंगे। तो अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आता है। एग्जामिनर आपको जो है वो मोनोमर देता है, उससे पॉलीमर बनाने होते हैं, पॉलीमर देता है, उससे मोनोमर बनाने होते हैं। पर क्वेश्चन आपको ये दोनों फॉर्म में मिलेगा। ठीक है जी, किसी किस्म का कोई अगर सवाल है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। राइट जी, तो अब नेक्स्ट जो हम मूव करने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ऑल्दो कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन चूंकि ये हमने ऑलरेडी पेप्टाइड लिंकेज को डिस्कस किया हुआ है, और आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड जो होता है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन जो है वो आपको पता है लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है ऑफ अमाइनो एसिड कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पास पेपर में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सेपरेशन टेक्निक based on charge of the particle by the passage of electric current। यानी वो पार्टिकल्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, और अलग अलग करके उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो जो टेक्निक इस काम में हम यूज करते हैं उस टेक्निक को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। यानी separation of particle by the passage of electric current। separation of particles by the passage of electric current। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस में तो आप किसी सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास करते थे, और फिर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नेगेटिव पार्टिकल जाता था, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव पार्टिकल जाता था, वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होता था, और फिर एक जगह पर इलेक्ट्रॉन गेन होता था, एक जगह पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता था। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये नहीं होता। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं, और वो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स जो है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल कर जाते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल कर जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए, एक पहली बात तो ये लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन चार्ज ऑफ द पार्टिकल now the separation of particle based on relative charge and relative size of the particle। होगा तो वही कि जब आप करंट पास करेंगे तो पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हर पॉजिटिव पार्टिकल एक तरह मूव करेगा, या हर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक तरह मूव करेगा? तो यहां मैंने लिखा है कि सेपरेशन ऑफ पार्टिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव साइज ऑफ द पार्टिकल। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल जो है ये बेस करती है बेस्ड ऑन रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर एक मिक्सचर के अंदर 3-4 पार्टिकल मौजूद हैं, तो आप जब करंट पास करेंगे उस मिक्सचर से, तो यकीनन वो मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट होंगे, और सेपरेशन ऑफ पार्टिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव साइज ऑफ द पार्टिकल। और वो किस तरह से कि greater will be the charge, greater will be the charge, greater will be the speed or movement of particle। जितना चार्ज ज्यादा होगा, whether it is positive or negative, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होगी, उतनी ही पार्टिकल ज्यादा मूव करेगा। So greater will be the relative charge, greater will be the speed or movement of particle। यानी अगर दो पार्टिकल हैं, फर्ज करें एक का रिलेटिव चार्ज 1 है और एक का रिलेटिव चार्ज 2 है, तो इसके हिसाब से जिसका रिलेटिव चार्ज 2 होगा वो ज्यादा ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू कि जिसका रिलेटिव चार्ज 1 है।
तो greater the relative charge, greater will be the speed or movement of particle. Greater will be the relative charge, then greater will be the speed or movement of particle. जो दूसरा फैक्टर है वो साइज है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, और वो सेपरेशन ऑफ पार्टिकल एक तो बेस करती है चार्ज पर, और सेपरेशन ऑफ पार्टिकल बेस करती है साइज ऑफ द पार्टिकल पर. ग्रेटर द साइज ऑफ द पार्टिकल, लेसर विल बी द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, पार्टिकल का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, पार्टिकल का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, उतनी ही उसकी मूवमेंट स्लो होगी, उतनी ही उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो होगी. तो नाउ the size of particle, lesser will be the movement of particle. जी, अब आ रही मेरी आवाज? जी बेटा. ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जितना पार्टिकल साइज में बड़ा होगा उसकी मूवमेंट उतनी ही स्लो होगी, क्योंकि उसमें जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी पार्टिकल में, जितना साइज ऑफ द पार्टिकल बड़ा होगा, जितना जो है वो हेवियर पार्टिकल होगा, उसका मास ज्यादा होगा, उसकी मूवमेंट उतनी ही स्लो होगी. अब नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप कैसे लगाते हैं. आमतौर पर अगर आप लेबोरेटरी में एक आम लैब के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस करना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड. ये अमाइनो एसिड के मिक्सचर्स की सेपरेशन के लिए यूज होता है. या डीएनए सैंपलिंग जब की जाती है, डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, तो डीएनए प्रोफाइल के अंदर भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या डीएनए के फ्रेगमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है. सेटअप बड़ा सिंपल है. ये एक आम फिल्टर पेपर हम लेते हैं. ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि फिल्टर पेपर स्ट्रिप है, dipped in a buffer solution of required pH. असल में इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप करते हैं तो आपको पीएच को मेंटेन करना होता है. उसकी वजह यह है कि अगर अमाइनो एसिड का मिक्सचर है और आप पीएच मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि अमाइनो एसिड पीएच तब्दील करने पर अपना स्ट्रक्चर भी तब्दील कर देता है. अमाइनो एसिड ज़ेटाराइन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. अगर आप पीएच तब्दील करेंगे तो वो अपने चार्ज को चेंज भी कर सकता है. लिहाजा पीएच को मेंटेन करना जरूरी है. तो जो फिल्टर पेपर हम लेंगे, वो फिल्टर पेपर जो है उसको हम बफर सॉल्यूशन में डिप करते हैं ताकि पीएच मेंटेन हो जाए. नेक्स्ट, हम बेटा किसी बच्चे का मार्कर मुस्तकिल चल रहा है, मुझे नाम देखना पड़ेगा उसका. बेहतर है कि अगर अपने हाथ को कंट्रोल में कर लें. अच्छा, अब इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप जो हमने ली है उसके सेंटर में हम स्पॉट लगाते हैं, जिस तरह आपने ओ लेवल में क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा था स्पॉट लगाने का कॉन्सेप्ट. लेकिन क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर के बॉटम पे स्पॉट लगाते थे, जबकि यहाँ पर हम पेपर के जो है वो मिडिल पार्ट पे स्पॉट लगाएंगे, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड या अगर कोई और सेपरेशन आप करना चाह रहे हैं. अब फर्ज कीजिए उसके बाद नेक्स्ट, इस पेपर को हमने 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स लगाए. ये 2 साइड पर क्रोकोडाइल क्लिप्स हमने लगाए हैं और फिर इसे कनेक्ट कर दिया है थ्रू बैटरी.
बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब देखिए, फर्ज कीजिए कि आपके पास जो है वो ग्लाइसिन, एलेनिन और लाइसिन, इन 3 अमाइनो एसिड का मिक्सचर है एट pH 2। अब आपको पहले तो सोचना पड़ेगा कि ग्लाइसिन, अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आप डेटा बुकलेट से फाइंड करेंगे, और pH 2 का मतलब एसिडिक pH है, तो एसिडिक pH में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना प्रोटॉन लूज नहीं करेगा, लेकिन अमाइनो ग्रुप बेसिक इन नेचर है तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ये स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एट pH 2, यानी एसिडिक pH में। एलेनिन का ये स्ट्रक्चर है, और pH 2 पर एलेनिन में भी NH3 पॉजिटिव होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना प्रोटॉन लूज नहीं करेगा। और तीसरा जो है वो लाइसिन है। ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है जो आप डेटा बुकलेट से बना सकते हैं। लाइसिन में 2 अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, एक अमाइनो एसिड में जो बेसिक अमाइनो ग्रुप होता है, और एक अमाइनो ग्रुप इसमें अल्काइल साइड चेन में होता है, आर ग्रुप में भी अमाइनो ग्रुप होता है। तो जब 2 अमाइनो ग्रुप हैं तो pH 2 पर दोनों अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे और ओवरऑल चार्ज +2 बन जाएगा। तब आप देखें, पहले दोनों पार्टिकल का रिलेटिव चार्ज +1 है और दूसरे पार्टिकल का रिलेटिव चार्ज +2 है। हमने इन तीनों का मिक्सचर लिया और इन तीनों के मिक्सचर को हमने यहाँ पे स्पॉट कर दिया। हमने मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड का यहाँ पे स्पॉट लगा दिया। नेक्स्ट, जब आप करंट पास करेंगे, तो अब मैंने आपको ये बताया था कि करंट पास करने पर इन पार्टिकल्स की सेपरेशन होगी, और सेपरेशन 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। नंबर 1 रिलेटिव चार्ज, नंबर 2 रिलेटिव साइज। रिलेटिव चार्ज इज प्रेफरेबल देन रिलेटिव साइज, तो पहली प्रेफरेंस आप देंगे रिलेटिव चार्ज को। जिस पार्टिकल का रिलेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, जिसका रिलेटिव चार्ज कम होगा वो कम ट्रेवल करेगा। लिहाजा इस केस में लाइसिन का रिलेटिव चार्ज +2 है, तो लाइसिन जो है वो रिलेटिवली ज्यादा मूव करेगा एज कंपेयर टू ग्लाइसिन एंड एलेनिन। इसीलिए आप देखें कि जो मैंने यहाँ डायग्राम शो की है आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सेंट्रल पार्ट है, और आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस आप देखें नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लाइसिन मूव कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। लेकिन लाइसिन सबसे आगे होगा, और लाइसिन के आगे होने की जो वजह है वो ये है कि लाइसिन का रिलेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। तो ग्रेटर द रिलेटिव चार्ज, ग्रेटर विल बी द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। उसके बाद ग्लाइसिन और एलेनिन का रिलेटिव चार्ज सेम है। ग्लाइसिन और एलेनिन का रिलेटिव चार्ज सेम है, लेकिन एलेनिन साइज में बड़ा है और ग्लाइसिन साइज में छोटा है, क्योंकि ग्लाइसिन में R ग्रुप की जगह H होता है और एलेनिन में R ग्रुप की जगह CH3 होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एलेनिन इज हेवियर देन ग्लाइसिन। एलेनिन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू ग्लाइसिन। तो जब दोनों का रिलेटिव चार्ज सेम है, तो अब हम इनका रिलेटिव साइज देखेंगे, और रिलेटिव साइज की टर्म में ग्लाइसिन छोटा है एज कंपेयर टू एलेनिन। तो अब ये 3 स्पॉट हम ऑब्जर्व करेंगे, एक पहले लाइसिन का, देन ग्लाइसिन एंड देन एलेनिन। इस तरह से आप मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड को सेपरेट कर सकते हैं। और पास पेपर के ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही है कि आपको एग्जामिनर जो है वो डिफरेंट कंपाउंड के मिक्सचर दे देता है, और फिर आपसे कहता है कि आप इस डायग्राम पर जो है उनके स्पॉट्स को लोकेट करें। समटाइम वो खुद स्पॉट्स दे देता है और आपको उनको डिस्क्राइब करना होता है कि कौन सा स्पॉट किसका है, और समटाइम वो स्पॉट भी बनवाता है और आपको फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी मांगता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगली एग्जांपल की तरफ जाऊं, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, वो है रिलेटेड टू लोकेटिंग एजेंट। अच्छा, आपने ये ओ लेवल में लफ्ज पढ़ा हुआ है लोकेटिंग एजेंट का। आपने पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें अगर कंपाउंड कलर्ड नहीं है तो कलरलेस कंपाउंड के लिए हम लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन अमाइनो एसिड की पोजीशन को लोकेट करने में हमें हेल्प आउट करता है। वो कलरलेस होता है। तो कलरलेस मिक्सचर के अंदर अगर आपको किसी
पॉइंट की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए हमें लोकेटिंग एजेंट चाहिए, और अमाइनो एसिड के केस में जो लोकेटिंग एजेंट है वो निनहाइड्रिन है। निनहाइड्रिन जो है इज अ लोकेटिंग एजेंट which we use to identify position of amino acid on the paper. पेपर पर अमाइनो एसिड की पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं कि ग्लाइसिन, एलेनिन और लाइसिन के बाद अब आप देखिए, अगर यही मिक्सचर pH 7 पर होता, या अगर ग्लाइसिन जो है वो pH 7 पर होता, तो pH 7 का मतलब ये है कि pH 7 पे ग्लाइसिन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता, तो pH 7 पर ग्लाइसिन जो है वो रिमेन अनमूव्ड होगा। कभी कभार एग्जामिनर कहता है कि भाई आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पार्टिकल जो है वो रिमेन अनमूव्ड होगा। तो रिमेन अनमूव्ड वो होगा जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, यानी कि जो ज़्वेटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको ऑब्टेन होगा। ये टर्म मैंने सारी इस्तेमाल की हुई है। ज़्वेटर आयन वो होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, एक ही पार्टिकल पे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जहां पर ये ज़्वेटर आयन बनता है। तो हर अमाइनो एसिड का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो अलग अलग पीएच पर होता है। तो जिस पीएच पर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वहां पर वो पार्टिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, और उस पीएच पर वो पार्टिकल मूव नहीं करता। अब आपको नहीं पता कि कौन से पार्टिकल का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, तो पेपर के अंदर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको गिवन होता है कि कौन सा अमाइनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। उस पीएच पर जहां पर आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट गिवन हो, वो पीएच होती है जहां पर आपका पार्टिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और वो पीएच 7 होना जरूरी नहीं है। लेकिन ग्लाइसिन के केस में पीएच 7 जो होती है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, लेकिन हर अमाइनो एसिड का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो अलग अलग पीएच पर होता है। और जिस पार्टिकल का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑब्टेन हो जाता है वो रिमेन अनमूव्ड होता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर इसमें आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब पेपर पर इलेक्ट्रोफोरेसिस करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए साइंटिस्ट ने एक और इलेक्ट्रोफोरेसिस का तरीका निकाला। इसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम पेपर की जगह जेल इस्तेमाल करते हैं। ये जेल का स्ट्रिप होता है, और उसी तरह पेपर की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक दो बीकर आपने ले लिए या दो प्लेट्स आपने ले ली, उनके अंदर आपने बफर सॉल्यूशन डाल दिया। ये एक ग्लास की स्लाइड है, उस ग्लास स्लाइड को इन दोनों बीकर के ऊपर रख दिया, और फिर इस ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने जेल स्ट्रिप को रख दिया। आप पेपर स्ट्रिप भी रख सकते हैं, जेल स्ट्रिप भी रख सकते हैं, लेकिन जेल स्ट्रिप ज्यादा कन्वीनियंट है। और ये जेल स्ट्रिप दोनों तरफ से बफर सॉल्यूशन में डिप्ड होती है ताकि सॉल्यूशन की मिक्सचर की पीएच मेंटेन रहे। और इन दोनों बफर सॉल्यूशन में हम वायर डालकर इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए और आप करंट पास कर सकें। जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ बीकर की जगह प्लेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपली ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि एस्पार्टिक एसिड, टायरोसिन और लाइसिन का मिक्सचर है आपके पास pH 14 पर, और फिर आपको अब डायग्राम में उनकी पोजीशन बतानी है कि किस पार्टिकल की पोजीशन कहां होगी और क्यों। एस्पार्टिक एसिड, टायरोसिन एंड लाइसिन एट pH 14। pH 14 का मतलब यह है कि ये हाईली अल्कलाइन pH है, और आपको पता है कि अल्कलाइन pH पर जो एसिड होते हैं वो अपना प्रोटॉन लूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर है एस्पार्टिक एसिड का, और pH 14 पर एस्पार्टिक एसिड अपने दो प्रोटॉन लूज कर देगा, और जब ये दो प्रोटॉन लूज करेगा तो फिर इस केस में आप देख रहे हैं
कि इस पर ओवरऑल चार्ज -2 आ गया। एस्पार्टिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, एक अमाइनो एसिड वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड चेन के अंदर होता है। तो ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं एस्पार्टिक एसिड में। दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये टायरोसिन का है। टायरोसिन जो है वो pH 14 पर, टायरोसिन में एक तो फिनोल होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो टायरोसिन जो है वो pH 14 पर अपने दोनों प्रोटॉन लूज करेगा, क्योंकि आपको पता है कि फिनोल भी एसिडिक होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एसिडिक होता है। तो ये दोनों अपने अपने प्रोटॉन्स को लूज करेंगे और अगेन ओवरऑल चार्ज -2 डेवलप होगा। और ये जो तीसरा पार्टिकल मैंने यहां पे बनाया है, ये पार्टिकल जो है ये लाइसिन है। लाइसिन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही होता है, एसिडिक ग्रुप एक ही होता है। तो pH 14 में ये एक ही प्रोटॉन लूज करेगा और इसका ओवरऑल चार्ज -1 हो जाएगा। अब pH 14 पर मैंने आपके सामने तीनों का डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब आप इनकी पोजीशन लोकेट करने की कोशिश करें और साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन सोचें कि कौन ज्यादा ट्रैवल करेगा और क्यों, कौन सबसे आगे होगा, कौन उससे पीछे और कौन उससे पीछे होगा। सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन से पार्टिकल के अंदर होगी? अच्छा जी, अब यहाँ जो 2 पार्टिकल्स हैं आपके पास, इन दोनों पर चार्ज -2 है दोनों पर। अब टायरोसिन और एस्पार्टिक चार्ज के हिसाब से दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन अगर आप साइज ऑफ द पार्टिकल देखें तो बेंजीन रिंग होने की वजह से टायरोसिन जो है इसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू एस्पार्टिक एसिड। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का साइज अलग अलग है, चार्जेस सेम है, लेकिन अलग अलग साइज होने की वजह से एस्पार्टिक ज्यादा मूव करेगा एज कंपेयर टू टायरोसिन। इसलिए आप देखें इस डायग्राम में एस्पार्टिक का स्पॉट हमने सबसे आगे बनाया है और स्पॉट एस्पार्टिक के पीछे हमने टायरोसिन बनाया है, और ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों का जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों जो है वो ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। एस्पार्टिक एसिड जो है वो ज्यादा ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू टायरोसिन, और उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि एस्पार्टिक एसिड का रिलेटिव चार्ज और टायरोसिन का रिलेटिव चार्ज सेम है, बट the size of aspartate is smaller than tyrosine, and if the size is smaller than tyrosine, so ultimately aspartic will move greater as compared to tyrosine. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब तीसरा पार्टिकल जो था वो यहां पर लाइसिन था। लाइसिन जो है वो इनमें से कम मूव करेगा। उसकी वजह यह है कि लाइसिन का ओवरऑल चार्ज इन दोनों से कम है। लाइसिन का ओवरऑल चार्ज -1 है, जबकि टायरोसिन और एस्पार्टिक एसिड का रिलेटिव चार्ज जो है वो -2 है। तो रिलेटिव चार्ज लाइसिन का कम होने की वजह से ये लेसर मूव करेगा, और आप देख रहे हैं कि डायग्राम में हमने लाइसिन की पोजीशन को लोकेट किया हुआ है। ये पोजीशन है लाइसिन की, जो कि एस्पार्टिक और टायरोसिन से पीछे है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह की डायग्राम समटाइम आपको गिवन होती है, और आपको बताना होता है कि कौन सा स्पॉट कौन से पार्टिकल का है और उसको एक्सप्लेन करना होता है। समटाइम आपको सिर्फ मॉलिक्यूल्स के नाम गिवन होते हैं, पीएच वैल्यू गिवन होती है, और आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि आप इस डायग्राम में, आपको ब्लैंक डायग्राम गिवन होती है और उसमें स्पॉट की पोजीशन आपको खुद बतानी होती है। स्पॉट की पोजीशन का मतलब ये नहीं है कोई आपको मेजरमेंट करके पोजीशन बतानी है। मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आपको इनकी पोजीशन लोकेट करनी है, कि पहले रिलेटिव चार्ज को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर रिलेटिव चार्ज सेम होगा
तो फिर हम रिलेटिव साइज को इंपॉर्टेंस देंगे, पहले रिलेटिव चार्ज एंड देन रिलेटिव साइज। तो ये ओवरऑल बेटा इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको लगता है कि इसमें किसी किस्म का आपको कोई कंफ्यूजन है या ओवरऑल कोई अगर आपका सवाल है तो आप पूछ। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? तो राइट जी, अब इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।